हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया ही होंगे। आज है 30 अक्टूबर और स्टार्ट करते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का एनालिसिस फटाफट से। ठीक है। पहली न्यूज़ आती है हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड। अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है भाई। इन्होंने बेसिकली रेकमेंड किया है कि जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे एक क्यूआर कोड जो है उसको इंक्लूड किया जाए, जिससे कि वो जो लोग हैं जो देख नहीं पाते हैं वो उस क्यूआर कोड के ज़रिए पता कर पाएँ कि ये प्रोडक्ट है कैसा, कितना सेफ़ है, क्या न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वगैरह वगैरह। ठीक है। ये इन्होंने रेकमेंड किया है, उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। और किसके अंतर्गत, कौन सी रेगुलेशन के अंतर्गत इन्होंने ये रेकमेंड किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशंस 2020. It has recommended the inclusion of QR code on food products for accessibility by visually impaired individuals. अब ये बात आती है कि ये इन्फॉर्मेशन जान के करेंगे क्या। भाई करेंगे क्या, इनको पता पड़ेगा कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे कि वो इंश्योर कर पाएँ, पता कर पाएँ कि फूड कितना सेफ़ है, कितना सेफ़ नहीं है। इससे बेसिकली सिटीजन्स एम्पावर होते हैं। किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलना पहली बात तो फंडामेंटल राइट है, और इट एम्पावर्स कंज्यूमर्स। वो अपने हिसाब से, उस हिसाब से फिर अपना इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमें ये प्रोडक्ट ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। ठीक है। और तो और जो हमारा एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट, जिसमें जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके राइट्स की बात की जाती है, उसमें भी एक पॉइंट यह कहता है कि हेल्थ जो है उस पर फोकस करना है, किसकी, डिसेबल्ड लोगों की। ठीक है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, उनकी हेल्थ को जो है लेके स्टेप्स उठाने हैं। लेबलिंग एंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ सेफ फूड। जी हाँ। अब ये क्यूआर कोड से क्या क्या डिटेल्स मिल जाएंगी भाई, वही सब जैसे कि इंग्रेडिएंट्स हो गए, क्या क्या है, किस किस चीज़ों से बना है ये फूड प्रोडक्ट, एलर्जेंस क्या है, एलर्जेंस से रिलेटेड वार्निंग, या फिर न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं क्या नहीं है, उसकी क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, कब बना था, कब एक्सपायर होगा, और तो और एक कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिससे वो कस्टमर जो है इंक्वायरीज कर सके। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी क्यूआर कोड से। ठीक है। अब जस्ट बिकॉज क्यूआर कोड लगा देंगे इसका मतलब ये नहीं है जो पहले जो इन्फॉर्मेशन लिखी आती थी पैकेट पे, जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है या बाकी न्यूट्रिशनल से रिलेटेड चीज़ें जो लिखी आती थी वो आना बंद हो जाएंगी। ना ना, वो तो आएंगी सही। Inclusion of QR code for the accessibility of information does not replace or negate the requirement to provide mandatory information on the product label as prescribed by the relevant regulations. ठीक है। ये न्यूज़ थी। और अब अगर इसके बारे में जाने, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके बारे में, ये बेसिकली एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बोले तो किसी एक्ट के थ्रू बनाई गई थी। पार्लियामेंट कोई एक्ट लाती है, कोई बिल पारित करती है, जिससे उस एक्ट के थ्रू ये वाली बॉडी बनाई गई थी। कौन सा एक्ट था? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। अब आती किस मिनिस्ट्री के अंडर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। फूड सेफ्टी से रिलेटेड बात है तो हेल्थ में आएगी। और काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी। बेसिकली फूड सेफ्टी इंश्योर करती है जिससे कि पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट रहे, मेंटेन रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आगे बढ़े। और इसी के साथ होती है हमारी पहली न्यूज़ ख़त्म। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है गाज़ा रेजोल्यूशन। बेसिकली इज़राइल और हमास में जो है वॉर चल रहा है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। रेजोल्यूशन किससे रिलेटेड? फॉर एन इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस बिटवीन इज़राइल एंड हमास। एक तो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस हो और
डिमांडिंग एड एक्सेस टू गाज़ा को जो है एड एक्सेस हो पाए। अब इसमें 120 कंट्रीज़ ने तो फेवर में जो है इसको वोट किया, 14 ने अगेंस्ट में और 45 एब्सटेन। इंडिया की बात करें तो इंडिया ने एब्सटेन किया है। ये कहीं ना कहीं हमारी बैलेंस्ड एक्ट को दर्शाता है, ठीक है। और अगर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात करें तो ये एक बेसिकली यूएन का ही एक ऑर्गन है। यूएन के बेसिकली 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसमें से एक ऑर्गन ये भी है जनरल असेंबली। ये बना था 1945 में, हेडक्वार्टर्स पड़ता है इसका न्यूयॉर्क में। ये बेसिकली मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है इसका। और करता क्या है बेसिकली, यहाँ पे मल्टीलेटरल डिस्कशंस होते हैं ऑन इंटरनेशनल इश्यूज़, ऑल राइट। तो इसमें बेसिकली जितने भी 193 मेंबर्स हैं यूएन के, सबको इक्वल वोटिंग मिलती है। सो ये हो गया हमारा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी सेस्मिक स्वॉर्म से रिलेटेड। सेस्मिक स्वॉर्म्स क्या होते हैं? इसमें बेसिकली छोटे छोटे अर्थक्वेक्स के एक सीरीज़ में बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं लो इंटेंसिटी के, ठीक है। ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स, और ऐसा कोई बहुत बड़ा शॉक नहीं लगता है। सो सेस्मिक स्वॉर्म इज़ अ सीरीज ऑफ मैनी लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स विदाउट अ डिसर्नेबल मेन शॉक, ठीक है। एंड ये मतलब कुछ टाइम पीरियड में होते हैं दैट कैन अकर ओवर वीक्स, जो भी एक्टिव जियोथर्मल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ये फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। इसमें ये होता क्यों है? बेसिकली जब भी सेस्मिक एनर्जी पाइलअप हो जाती है हमारे अर्थ के अंदर और फिर छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में निकलती है, सो एक सीरीज़ मतलब बहुत सारे एक अर्थक्वेक्स की जो है सीरीज़ में अकर हो सकते हैं, तो उन्हीं को सेस्मिक स्वॉर्म बोल देते हैं। सो व्हेन seismic energy piles up inside the earth and is released in small amounts from certain points, a series of earthquakes can occur, ठीक है। अब ये रहा क्यों न्यूज़ में इसलिए रहा कि आइसलैंड नाम की जो कंट्री है उसमें रेक्जेंस नाम का पेनिनसुला है, वहाँ पे जो है ये सेस्मिक स्वॉर्म हुए हैं और करीब मोर देन 5500 से भी ज़्यादा यहाँ पे स्मॉल अर्थक्वेक्स आए हैं पिछले मतलब सिर्फ लास्ट 3 दिनों में, ठीक है। और इससे ये भी प्रोस्पेक्ट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है, रेजिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ वोल्केनिक इरप्शन। और ये वाला जो एरिया है ये बेसिकली पड़ता है जो यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है और जो नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट है उसके बीच में, ठीक है। इसलिए ये सेस्मिकली एक्टिव एरिया है। और ये जब क्वेक्स आए ये करीब 5 किलोमीटर की डेप्थ पे आए। और क्यों आए? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम से जो है मैग्मा एक्यूमुलेट हो रखा था, वर कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन ऑफ मैग्मा, जिससे काफ़ी प्रेशर बिल्डअप हुआ और फिर स्लोली वो अर्थ के सरफेस की तरफ जो है ड्रिफ्ट होने लगा और इससे जो है हमें ये वाली सिचुएशन देखने को मिली, ठीक है। सो ये था हमारा सेस्मिक स्वॉर्म। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड। अब जो हमारी इंश्योरेंस की जो रेगुलेटरी बॉडी है IRDAI, उन्होंने एक 12 मेंबर की कमेटी बनाई है। किस लिए? ताकि जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो सिंप्लीफाई हो सकें। बेसिकली आपको पता होगा जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह कितनी लीगली कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं कभी कभार, और हम जैसे नॉर्मल लेमैन लोगों को कभी कभार समझ में भी नहीं आती हैं। सो उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है टू recommend clear and simple wordings that are legally correct as well as easy to understand for people like us. And वो ये भी सजेस्ट करेगा, क्या सजेस्ट करेगा कि उसकी प्रेजेंटेशन वगैरह कैसी हो, इससे रिलेटेड भी सजेशंस देंगे। अब ये किया क्यों जा रहा है? बेसिकली 2047 का गोल है
कि इंश्योरेंस कवरेज हर इंसान को मिलना चाहिए, ये एक ब्रॉडर गोल है। उसके तहत ही ये कहीं ना कहीं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जा रही है। अब IRDAI से रिलेटेड हम थोड़ा अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाम में ही समझ में आ रहा है, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस का जो सेक्टर है उसमें रेगुलेशन का काम करेगी, उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करेंगी। और ये बनाई कब गई थी? ये बनाई गई थी 1999 में। एक एक्ट था IRDAI एक्ट। सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है और ये बेसिकली जो कस्टमर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आती कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी हाँ। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, जो आती है बेस्ट टूरिज्म विलेज से रिलेटेड। अब UNWTO नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बेस्ट विलेज टैग निकालती है टूरिज़्म से रिलेटेड। उसमें जो है गुजरात का एक धोर्डो नाम का विलेज है, उनको ये टैग मिला गया है। अब ये पड़ता कहाँ पे? ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ में पड़ता है। फेमस किस लिए है? इट इज़ फेमस फॉर होस्टिंग द एनुअल रन उत्सव। वहाँ पे एक हर साल रन उत्सव बनता है जिससे क्या शोकेस होता है, वहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट को दिखाया जाता है, म्यूज़िक को दिखाया जाता है, क्राफ्ट्स वगैरह को दिखाया जाता है, वहाँ के कल्चर को दिखाया जाता है। ये सब बातें हैं। और इसी के साथ अगर हम UNWTO के बारे में जानना चाहें तो ये यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये यूनाइटेड नेशंस की ही एजेंसी है। वर्क किस लिए करती है? टू प्रमोट टूरिज़्म। किस लिए? फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जिससे रूरल एरियाज़ भी डेवलप हो पाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो पाए। ये सारी बातें हैं। और बेस्ट टूरिज़्म विलेज दिया ही इसलिए जाता है कि भाई जो भी विलेजेस हैं जो कि काफ़ी काम कर रहे हैं, मतलब वहाँ के जो लैंडस्केप है वहाँ को प्रिजर्व कर रहे हैं, कल्चर वगैरह प्रिजर्व कर रहे हैं, वहाँ की कुलिनरी जो ट्रेडिशंस हैं उनको काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं। तो उन वाले विलेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो है ये वाला टैग दिया जाता है। ठीक है। और इससे होगा क्या भाई? बहुत सारी चीज़ें होंगी। रूरल डेवलपमेंट प्रमोट होगा और रूरल जब डेवलपमेंट होगा तो जो एक माइग्रेशन होता है अर्बन एरियाज़ की तरफ वो कम होगा। ठीक है। इट विल कॉम्बैट डीपॉपुलेशन, एडवांस्ड इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे, वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, जो विलेज एरियाज है उनका वैल्यू चेन में जो है इंटीग्रेशन होगा थ्रू टूरिज़्म एंड एनकरेजिंग इट विल ऑल्सो एनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। समझे? सो ये बात इसमें। और इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन ख़त्म। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।